हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। आज जो हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं, ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास सभी लोग करिएगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। यानी पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करिकाल को जो है सबसे महान माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे महान किसे माना जाएगा? तो करिकाल को माना जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिख करते थे? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो कौन से ऐसे हैं जो पल्लव वंश के कौन से राजा ऐसे हैं जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कौन से राजा थे? तो आप सभी लोग बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो कनौज के राजा को। यानी कनौज के राजा कौन थे? तो हर्ष को हराया था। ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राज प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम आप लोगों को याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक चेरवंशी राजाओं किन राज्यों पर शासन किया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये जो है तमिलनाडु और केरल वाले जो इलाका था उस पर राज्य किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? तो डैश जो है पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी आप लोग को बतलाना था कि कहाँ है? तो आप सभी लोग बताइएगा मदुरई थे। यानी मदुरई जो है पांड्य वंश के क्या था? तो कैपिटल था। तो आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कौन जो है इनमें जो है दक्षिण भारत से संबंधित राजा नहीं है। तो बताइए कौन सा राजवंश जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो ये पाल वंश जो है ये कहाँ से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप लोग को याद रखना है। ये जो है उत्तर भारत से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल कौन कहता है? तो आर्टिकल 17 आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 17 जो है कहता है छुआछूत का अंत। उसके बाद आप लोग 18 में देखिएगा, तो उपाधियों का अंत से रिलेटेड है। यानी उपाधियों का अंत कहता है आर्टिकल 18 और जो है छुआछूत का अंत कहता है आर्टिकल 17। और उसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो है 19। तो आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता से रिलेटेड है, जिसमें बहुत प्रकार के स्वतंत्रता भी बात किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद आप लोग को 16 देखना है, लोक नियोजन में अवसर समानता। यानी लोक नियोजन में सबका समान अवसर मिलना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी भी आप लोग को याद रखना है। सारे ऑप्शन को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 जो है ये दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिषेध
प्रतिषेध भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत निहित है। तो किसके अंतर्गत निहित है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद जो 23 है इसमें क्या कहा गया है, तो मानव के दूर पार पर जो है प्रतिबंध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है, भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 में ये बात बतलाया गया है, यानी जो है किसी भी नागरिक को जो है नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या किसी भी भेदभाव से जो है उसे नहीं किया जा सकता है, उसको किसी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल जो है 15 में कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले आप लोग को एक याद रखना है बात, जो देखिएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और जो है 30 ये जो है ये ओनली जो है किसको लागू है, किस पर लागू है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये बात भी याद रखना है। और उसके बाद इसके बाद जो आर्टिकल बच जाता है वो भारतीय नागरिक और प्लस विदेशी नागरिक दोनों पर लागू होता है। लेकिन ये जो आर्टिकल है 15, 16, 19 और 30 ये जो है ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप डैश। तो आप लोग को बतलाना है क्या हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। तो जो है संपत्ति का अधिकार को जो है ये क्या कर दिया गया है वर्तमान में, तो ये कानून का अधिकार कर दिया गया है या विधि का अधिकार कर दिया गया है, जिससे आर्टिकल 300 के कम में जोड़ा गया है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोगों से पूछ लेता है संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा विधि का शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए कर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल जो हो जाएगा 21 के ए, 21 के क या 21 के ए आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अगर है, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पटुस्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है। तो ये मुख्य रूप से भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल जो है 21 से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो स्थित है ये बैरन द्वीप पर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बैरन द्वीप पर जो है ये स्थित है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है कांगड़ा और कुल्लू घाटी का जो है लोकेशन आप लोग को बतलाना है। तो लोकेशन पूछा है तो आप लोग बतलाइएगा ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो हैदराबाद जो शहर है ये डेक्कन के पठार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद शहर जो है किस पठार में स्थित है, तो डेक्कन के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार आप सभी लोग जानते हैं जो तिब्बती पठार है, तिब्बती पठार है जो आप लोग जम्मू कश्मीर तिब्बत वाले इलाके में देखे हैं, वो जो पठार है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंची पठार कौन हो जाएगा, तो तिब्बती पठार, इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। इसका औसत ऊंचाई पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है 4500 मीटर जो हो जाएगा इसका औसत ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर है, डस नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो ये क्या आदर्श होते हैं, तो खादर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खादर, ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें से लगभग
79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो है टोटल जो है 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, तो ये बात भी याद रखना है। इसमें से जो है 10 आप लोग को राज्य याद रखना है और एक यूटी याद रखिएगा, नई दिल्ली। ये आप लोग को याद रखना है, ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये अल्प विकसित और रुद्ध थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में जो है ये विकासशील है और अब विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औपनिवेशिक भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर है, तो आप सभी लोग जानते हैं कृषि पर जो है सबसे ज़्यादा जो है निर्भर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की आकर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा चीनी मिल। चीनी मिल जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीनी मिल जो है ये तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये जो है सेकंड सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि संचार, परिवहन और बैंकिंग जो है ये थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है आप लोगों से पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध। तो बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बतला रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। अगले क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील और आर्थिक अनियमितता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है, ये हो जाएगा वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग पहला कथन पढ़िएगा, तो यही जो है बिल्कुल सत्य है। तो पढ़िए क्या कर रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत सरकारी उद्योग से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्योगों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पूंजी अर्थव्यवस्था देखिएगा, यहाँ पर पूंजी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पूंजी अर्थव्यवस्था वो होता है जो उत्पाद एवं वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों एवं संस्थानों का नियंत्रण होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, निजी व्यक्ति और संस्थाओं का जो है इस पर नियंत्रण होता है। और जो है समाजवादी आप लोग को याद रखना है, इस पर जो है ये सरकार द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। सरकार द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उसे समाजवादी कहेंगे, और जो पूंजीवादी हो जाएगा यह निजी व्यक्तियों द्वारा जो है इस पर जो है नियंत्रण किया जाता है। निजी व्यक्तियों द्वारा, जैसे कि मुकेश अंबानी का कोई कंपनी हो जाएगा, वो पूंजीवादी से रिलेटेड हो जाएगा, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये सूरजकुंड मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा राज्य में जो है आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो ये जो है ये मिजोरम राज्य का जो है एक प्रमुख पर्व है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार को जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है इसे उगादी या उगादी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कर है सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो आप सभी लोग बताइएगा, ये जापान का नव वर्ष त्यौहार है, कौन, तो सोगात्सु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है पंजाब और हरियाणा के लोग
अच्छे लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। ये फसल के जो है फसल से रिलेटेड है, यानी ये त्यौहार जो है ये फसल से रिलेटेड है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया है? तो आप सभी लोग बताइएगा, ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये निवासी कहाँ के थे तो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो ये निवासी आप लोग को याद रखना है, स्वीडन के निवासी थे और इनके नाम विस्फोट का आविष्कार हुआ और रसायन शास्त्री का तथा इंजीनियर भी है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है आपको मन में तो आप लोग बेहिचक हमसे ज़रूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग को बतलाना है, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।